तो आज हम एक ऐसी काल्पनिक स्थिति का विश्लेषण करेंगे जो बताती है कि कैसे 2026 में ईरान और अमेरिका के बीच एक जंग ने दुनिया को परमाणु युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। चलिए देखते हैं कि ये सब कुछ आखिर कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत होती है 7 अप्रैल 2026 को। सोचकर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पे ये पोस्ट करते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये हजारों साल पुरानी एक सभ्यता को मिटाने की एक सीधी धमकी थी। और इस धमकी के बाद दुनिया तबाही से सिर्फ 90 मिनट दूर खड़ी थी। सिर्फ 90 मिनट। हमले से ठीक पहले अचानक एक युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस हालत तक, इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बिल्कुल शुरुआत में। देखते हैं कि इस तबाही की जड़ें कहाँ थीं और इसकी इंसानी और परमाणु दोनों तरह की कीमत क्या चुकानी पड़ी। तो सब कुछ शुरू हुआ 28 फरवरी को। जंग छिड़ गई और चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। और फिर आया 21 मार्च का दिन। ये एक टर्निंग पॉइंट था। ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ और इसके साथ ही एक परमाणु युद्ध का खतरा बिल्कुल सर पर आ गया। अब बात करते हैं इसकी इंसानी कीमत की। सिर्फ 50 दिनों के अंदर ईरान और लेबनान में मिलाकर 4000 से भी ज्यादा जानें चली गईं। सोचकर देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है। हर नंबर के पीछे एक पूरा परिवार था जो बर्बाद हो गया। और खतरा सिर्फ गोलियों और मिसाइल का नहीं था। असली डर तो कुछ और ही था। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बमबारी हुई। इसने पूरे गल्फ रीजन को एक ऐसे खतरे में डाल दिया जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कतर के नेता ने जो कहा, उससे इस तबाही की भयानक तस्वीर साफ हो जाती है। पानी जहरीला हो जाता, मछलियां मर जाती, कुछ भी ना बचता। एक ऐसी तबाही जिससे उबरने में ना जाने कितनी नस्लें लग जाती। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। 3 अप्रैल को कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेरिका के ऑफिशियल बयान पर, उनके दावों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंड क्या था? बिल्कुल साफ। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह रहे थे, हम जीत चुके हैं, ईरान मिलिट्री तौर पर हार गया है। उनका दावा था कि हवा में उनका पूरा कंट्रोल है। लेकिन जमीनी सच्चाई इस दावे से बिल्कुल अलग थी। असलियत ये थी कि ईरान ने अमेरिका का एक F-15E फाइटर जेट मार गिराया था और उसके बाद जो रेस्क्यू मिशन चलाया गया वो इतना आसान नहीं था, बहुत कॉम्प्लेक्स था, काफी नुकसान उठाना पड़ा। और इस एक घटना ने साफ कर दिया कि अमेरिका का ईरान पर पूरा कंट्रोल जैसा कुछ नहीं था। तो आप देखते हैं कि कैसे डिप्लोमेसी डेडलाइन के खेल में बदल गई और कैसे लफ्जों की लड़ाई ने इस आग को और भड़काया। अमेरिका ने ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए डेडलाइन पर डेडलाइन दी। 1, 2, 3, पूरी 4 डेडलाइंस। लेकिन ईरान ने उन सबको अनसुना कर दिया और हर डेडलाइन के पार होने के साथ तनाव बढ़ता ही चला गया। और जब डेडलाइंस से काम नहीं बना तो डिप्लोमेसी की भाषा, खैर वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। राष्ट्रपति की तरफ से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इससे साफ पता चलता है कि हालात कंट्रोल से कितने बाहर जा चुके थे। और फिर बात यहां तक पहुंच गई। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, लोगों को जानवर कहना, इसका इस्तेमाल सिविलियन टारगेट्स पर हमलों को जस्टिफाई करने के लिए किया गया। लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक पोटेंशियल वॉर क्राइम था, यानी एक युद्ध अपराध, क्योंकि ये सीधे सीधे इंटरनेशनल कानून को तोड़ता है। और अब आते हैं कहानी के सबसे सरप्राइजिंग हिस्से पर, एक आखिरी मिनट का सीज़फायर और कैसे वो शांति का मौका कुछ ही घंटों में बिखरने लगा। जब लग रहा था कि अब तो सब खत्म, बस 90 मिनट बचे थे ट्रंप की फाइनल डेडलाइन में, तभी बिल्कुल आखिरी पलों में पाकिस्तान ने एंट्री ली। उन्होंने 2 हफ्तों के सीज़फायर की डील करवा दी। इस एक कदम ने उस वक्त के लिए दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। लेकिन ये शांति बहुत थोड़ी देर की थी। सीज़फायर साइन होने के कुछ ही घंटे बाद इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा हमले कर दिए। फिर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का बयान आया कि लेबनान तो डील का हिस्सा था ही नहीं। जवाब में ईरान ने अमेरिका पर समझौता तोड़ने का आरोप लगा दिया। मतलब सीज़फायर होते ही अफरा तफरी शुरू हो गई। तो फिर जो शांति की बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई, वो फेल क्यों हुई? जवाब इस टेबल में है। असली मुद्दा था न्यूक्लियर प्रोग्राम। सिंपल सा हिसाब था। अमेरिका चाहता था कि ईरान 20 साल के लिए सब कुछ बंद कर दे, और ईरान वो सिर्फ 5 साल के लिए तैयार था। ये जो 15 साल का गैप था ना, इसको भरना लगभग नामुमकिन था। तो जब बातचीत फेल हो गई तो जंग एक नए फेज में दाखिल हुई। अब ये एक नए किस्म की जंग थी, एक नेवल ब्लॉकेड की जंग। तो अब स्थिति क्या थी?
एक तरफ ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को ब्लॉक किया था, लेकिन चीन जैसे अपने दोस्त देशों को निकलने दे रहा था। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के सारे पोर्ट्स ही ब्लॉक कर दिए, पूरी तरह से। इसका मतलब था कि कोई भी जहाज, यहां तक कि चीन का भी, अंदर बाहर नहीं आ सकता था। इससे तनाव और बढ़ गया। इसके बाद के कुछ दिन बिल्कुल पॉलिटिकल रोलर कोस्टर जैसे थे। देखिए क्या हुआ। 17 अप्रैल को ईरान ने अचानक से ऐलान किया कि जलडमरू मध्य खुला है। सबको लगा चलो तनाव कम हो रहा है, लेकिन अगले ही दिन 18 अप्रैल को फैसला पलट दिया। जलडमरू मध्य फिर से बंद, और इस बार तो जहाज़ों पर फायरिंग भी शुरू कर दी। पूरी दुनिया में कंफ्यूजन फैल गया। और जैसे जैसे 2 हफ्तों का सीज फायर खत्म होने की तारीख पास आ रही थी, हालात और नाजुक होते जा रहे थे। और अब सबके सामने 2 बड़े सवाल थे। पहला, क्या अमेरिका और ईरान किसी डील पर पहुंचेंगे? और दूसरा, शायद उससे भी बड़ा सवाल, अगर वो डील कर भी लें तो क्या इजराइल उसे मानेगा? और इस पूरी कहानी के अंत में हम वापस उसी एक बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। आखिर ये तबाही कब तक चलेगी? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। और ये सवाल इस पूरे क्षेत्र के अनिश्चित भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है।